बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। BPCC 132 यूनिट 2 के हवाले से मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक नए उन्वान पर आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने के लिए। जिस उन्वान पर मैं आप लोगों से आज गुफ्तगू करने जा रही हूँ उसे आप लोगों ने अपनी किताब में भी पढ़ा होगा और आप लोगों को इसके बारे में पहले से भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी। इस उन्वान का नाम है समाजी इदराक या सोशल कॉग्निशन। दो लफ्ज़ों से बना ये आज का जो उन्वान है अपने आप में एक बहुत ख़ास और हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम उन्वान हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज से, हमारे रवैये से, लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना और उन्हें समझने से ताल्लुक़ रखता है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये दो लफ्ज़ इंग्लिश में सोशल कॉग्निशन और उर्दू में इसे हम समाजी इदराक कहते हैं। सोशल यानी कि समाज और कॉग्निशन यानी कि बोलचाल के लहजे में या बोलचाल की गुफ्तगू में हम ये कह सकते हैं कि कॉग्निशन का मतलब इल्म से हम निकाल सकते हैं। इल्म, इसका दायरा अपने आप में काफ़ी बड़ा है। हर तरह की जानकारी, हर तरह के जो मालूमात होते हैं वो इल्म में ही शामिल होते हैं। और जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं, सब इदराक की बात करते हैं, तो कॉग्निशन का मतलब ही होता है हायर ऑर्डर प्रोसेस, यानी कि हमारा जो दिमाग है, जो जहन है, वहीं से हमें सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन, सारी मालूमात हमारी जो है वो हमें मिलती है और उसी के ज़रिए हम अपने बाकी जिस्मानी हिस्से से अपनी मालूमात को आगे बढ़ाते हैं, उसे काम में लाते हैं या उसे अपने लायक बनाते हैं। तो कॉग्निशन हमारे जहन का एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि ऊंचे दर्जे का काम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि देखने और समझने की सलाहियत, सोचने और समझने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, फैसला करने की सलाहियत और उसको आपस में या लोगों के बीच में कैसे हम उन लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उन सलाहियत के ज़रिए ये सारी चीज़ें कॉग्निशन में शामिल होती हैं। इस स्लाइड में नाज़रीन आप देख सक रहे हैं कि एक इंसान है जिसके दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं और वो चीज़ें हमारे समाज के लोगों के बीच हमारा जो रिश्ता होता है, हमारा जो इंटरैक्शंस होता है, हमारा जो तालमेल होता है वो तो सोशल कॉग्निशन या समाजी इदराक में हम समाज में किस तरीके से लोगों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, किस तरह से अपनी जानकारी को लोगों के बीच में बांटते हैं, किस तरह से उन जानकारियों की वजह से हम अपने और अपने समाज के लोगों के बीच में एक तालमेल बिठाते हैं, इन सब बातों की जानकारी हम सोशल कॉग्निशन के उन्वान से सीखते हैं या हमें सोशल कॉग्निशन इन सब बातों या सबसे खास बात जो जिस बात या जिस बात हम उसके आसपास क्या चीजें होती हैं, उन चीजों की इस्तेमाल कैसे होते हैं, उन चीजों की जरूरत क्या होती है, इन सब से वो नावाकिफ होता है। धीरे धीरे समाज में जैसे जैसे उसका ताल्लुक लोगों के साथ बढ़ते जाता है, वो उन चीजों को समझते जाता है, सीखते जाता है और उनके बारे में उसकी जो जानकारी है उसके दिमाग में, उसके जहन में नक्श करती जाती है। यानी कि जब वो कोई चीज सीख लेता है, जब वो किसी चीज के बारे में समझ लेता है या किसी जानकारी को किसी दूसरी जानकारी से जोड़ लेता है, तो ये चीज उसके लिए इल्म हो जाती है, जानकारी हो जाती है और इस चीज को उसका कहीं न कहीं अपने किसी हिस्से में, किसी कोने में एक नक्शे के
तौर पर वो वहां पर जाकर के उसको जमा कर लेता है। इसलिए इसे स्कीमा कहा जाता है, यानी कि एक नक्शा। किसी भी चीज को की जब हम जानकारी हासिल करते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं, तो उसका एक शक्ल, उसकी एक शक्ल, उसका एक नक्शा हमारे जहन में कहीं ना कहीं जरूर बन जाता है और वो वहां पर जाकर के स्टोर हो जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमारे मुआशरे में, हम जिस मुआशरे में रहते हैं या जहाँ पर हम पलते बढ़ते हैं, वहाँ पर हमारे लिए हजारों सैकड़ों चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा वास्ता होता है, और अगर हम उसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो वो चीजें हमारे लिए बिल्कुल अनजान होती हैं। उन चीजों से हम बिल्कुल ही नावाकिफ होते हैं। अगर हमने सांप कभी नहीं देखा तो हम कैसे जानेंगे कि ये एक जानवर है? हम कैसे जानेंगे कि ये एक जहरीला जानवर है, ये हमें काट सकता है? अगर हम एक चिड़िया देखते हैं और हमने उसे पहले नहीं देखा, हमने हमें उसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या जाने कि ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है? हम उससे भी सांप की तरह ही डर सकते हैं कि हो सकता है कि सांप जैसे काटता है वैसे ये भी काट सकती है हमें, वगैरह वगैरह। इस तरह से हम हमारे आसपास जितने भी जानदार चीजें हैं या बेजान चीजें हैं, उन सब से हमारा वास्ता होता है, उन सब के बारे में हमारी जानकारी होती है। और जब तक हम उस जानकारी को सही तरीके से नहीं सीख लेते हैं, नहीं अपना लेते हैं, तब तक वो चीज हमारे लिए बेमानी होती है, बेवजह होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसके फायदे से या उसके इस्तेमाल से नावाकिफ होते हैं। तो स्कीमा में जब हम किसी चीज की जानकारी बटोरते हैं या हमें किसी चीज की जानकारी मिलती है, तो स्कीमा के जरिए वो उसका एक निशान, इसकी एक तस्वीर, उसका एक नक्शा हमारे जहन में बन जाता है, और वो बन करके कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। और जब जब हमें फिर उस चीज से वास्ता पड़ता है या उस चीज की जब जरूरत होती है, तो हम अपने उस स्कीमा का इस्तेमाल करके, उसे याद करके, उसका उसको किस तरह से कहाँ पर उसका इस्तेमाल करना है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो फिर जब नाजरीन ये जो ख्याल हमारे जहन में आता है कि स्कीमा क्या है, तो स्कीमा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक चीज के बारे में अलग अलग जो बहुत सारी जानकारी होती है या अलग अलग चीजों के बारे में जो जानकारियां होती हैं, उसका एक जमा जो है वो स्कीमा कहलाता है, या उसका जो एक नक्शा जो हमारे जहन में बन जाता है वो स्कीमा कहलाता है। और ये चीज स्कीमा ही वो चीज है, या स्कीमा की मदद से ही हम चीजों को समझने की सलाहियत पैदा करते हैं, चीजों के इस्तेमाल की सलाहियत पैदा करते हैं, चीजों को अब किस तरीके से अपने और दूसरों के लायक बना सकते हैं, इसकी जानकारी हमें स्कीमा के जरिए ही होती है। माहिरीन नफ्सियात ने स्कीमा के बहुत से अक़साम बताए, जिसमें कि 3-4 जो इसके एग्जाम हैं वो सबसे ज़्यादा ख़ास है या आप लोगों को जानने के लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले जिस स्कीमा के बारे में चर्चा हम करेंगे वो है शख्सी स्कीमा, यानी कि अंग्रेजी में इसे पर्सन स्कीमा कहा जाता है। पर्सन स्कीमा का मतलब ये है कि आप कौन हैं, आप कौन है, यानी कि जो पर्सन है, जो इंसान है, जो शख्स है, वो कौन है, इससे मुतालिक जो जानकारियां होती हैं वो हमें शख्सी स्कीमा में मिलती है। अब शख्सी स्कीमा में हमें कैसे जानकारी मिलेगी किसी के बारे में? तो आप ये जानते हैं कि हर इंसान के साथ कुछ न कुछ खूबियां होती हैं, कुछ न कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ न कुछ ट्रेड्स होते हैं उनके। उन खूबियों की बदौलत उस इंसान की पहचान होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि हिटलर हिटलर का जैसे ही हम नाम लेते हैं
तो आपके जहन में जो तस्वीर बन के आती है वो एक ऐसे इंसान की आती है जो बहुत ज़्यादा, जिसमें गुस्सा, बहुत ज़्यादा एरोगेंसी वगैरह वगैरह हो, यानी कि इस तरह का एक तस्वीर बनती है, क्योंकि आपने अपने पहले जानकारी के हिसाब से आपको ये पता है, आपको ये जानकारी है कि हिटलर जो है वो एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और ख़तरनाक इंसान था, तो हमारे जहन में उसकी वैसी तस्वीर आती है। अगर हम दूसरा नाम ले आपके सामने, मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा के बारे में जैसे ही हम आपके सामने नाम लेते हैं तो उनका उनकी जो शख्सियत है, उनकी शख्सियत की जो क्वालिटी है वो आपके सामने निकल के आती है, और वो क्वालिटी है कि वो एक मददगार औरत थी, लोगों की मदद करने वाली, लोगों से प्यार करने वाली, लोगों के लिए काम करने वाली, वो एक ऐसी शख्सियत थी। तो उनका जैसे ही हम नाम लेते हैं तो आपके जहन में उनके लिए एक ऐसी तस्वीर आती है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के काम आने वाली है, लोगों की खिदमत में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, वैसे लोग, वो तस्वीर वो आपके सामने आती है। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सन स्कीमा या शख्सी स्कीमा जब हम कहते हैं तो किसी इंसान के अंदर जिस तरह की भी खूबी होती है, जिस तरह की भी क्वालिटीज होती है, उससे मुतालिक उसकी जो पर्सनालिटी होती है, उसकी जो शख्सियत होती है वो हमारे सामने आती है। इसके अलावा हर इंसान में आप ये देख सकते हैं कि कुछ इंसान बहुत ईमानदार होते हैं, कुछ इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको डिसिप्लिन पसंद होता है, या कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, कुछ बहुत ज़्यादा माइल्ड और बहुत सबमिसिव होते हैं, बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं। तो अलग अलग इन शख्सियत वाले लोगों के पास जब आप जाते हैं तो आपके जहन में इस तरह की एक तस्वीर पहले से बनी रहती है कि भाई हम इस इंसान के पास जा रहे हैं जो बहुत डिसिप्लिन है, तो वहां पर आप पहले से ही उसी हिसाब से जाएंगे, उनके साथ वैसे ही पेश आएंगे कि उनको डिसिप्लिन पसंद है, उनको कानून में रहना पसंद है, तो आपका जो रवैया होगा वो भी उसी के मुतालिक होगा। आप अगर किसी गुस्से वाले इंसान के पास जाते हैं तो आप पहले से ही सोच लेते हैं कि ये इंसान बहुत गुस्से वाला है, हम पहले जाएं या ना जाएं, पहले ही हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि हम जाएं कि ना जाएं, क्योंकि ये इंसान इनको गुस्सा बहुत आता है, इनकी जो शख्सियत है इसमें गुस्सा बहुत है, तो हम उनसे डर डर कर बात करते हैं, या उनसे हम बहुत संभल कर बात करते हैं कि हमें इनसे कैसे बात करनी है। तो शख्सी स्कीमा हमें उस इंसान के बारे में जानकारी देता है, उस इंसान की शख्सियत के बारे में जानकारी देता है, उनके उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके उन खूबियों के बारे में बताता है जिसके जिसके जरिए उनके साथ हम अपना जो तालमेल है वो किस तरह से बिठा सकते हैं, ये शख्सी स्कीमा हमें आसानी से बता सकता है। इसमें हम उन लोगों की पर्सनालिटी के बारे में, उनकी उनके पहनावे के बारे में, उनकी पसंद नापसंद के बारे में ये सारी चीज़ें जानते हैं। शख्सी स्कीमा के बाद जो दूसरा एक खास स्कीमा हमारे सामने है वो है इवेंट स्कीमा। इवेंट स्कीमा, जैसे कि आपको नाम से पता है, इवेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी घटना, ऐसी हालात जो है वो हो, उसे हम इवेंट कहते हैं। कोई ऐसा मौका जिसको हम ये कह सकते हैं, यानी कि अलग अलग तरह का हमारे समाज में, या आपने भी महसूस किया होगा कि अलग अलग मौकों पर आपका जो रवैया है वो अलग अलग होता है। जैसे आपके घर में अगर शादी है वो एक अलग तरह का इवेंट है, आपके घर में आपकी आपकी तरक्की हुई, आप किसी नौकरी में है और आपकी तरक्की हुई, वो एक अलग तरह का इवेंट है। आपका क्लासरूम, या आप जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर आपका जाना और आपकी पढ़ाई करना वो एक अलग तरह का इवेंट है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और आप अपने घर में खाना खाते हैं, वो एक अलग तरह का इवेंट है वहाँ पर। तो यहाँ पर इस बात की जानकारी होती है कि क्या हो रहा है, क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये देखते हैं हम कि कैसे अलग अलग इवेंट पर, अलग अलग मौक़ों पर हमारा जो रवैया होता है वो क्या होता है। शादी ब्याह का अगर मौका है तो हमारा रवैया किस तरीके का होगा। अगर हम क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा रवैया
या हमारे जो बर्ताव का जो तरीका होता है, आपस में तालमेल बिठाने का जो तरीका होता है, वो कैसा होता है, वो अलग-अलग तरीके का होगा। इसे इवेंट स्कीमा कहा जाता है, यानी कि अलग-अलग मौके जो हमारे सामने आते हैं, उन मौकों पर हम लोगों के साथ किस तरह से मिलते हैं, लोगों के रवैये को कैसे देखते हैं, उनके साथ कैसे पेश आते हैं। अगर आपकी तरक्की हुई और आप उसको उसकी खुशी मना रहे हैं, तो वो एक अलग मौका होता है। उसमें आप लोगों के साथ अलग तरीके से पेश आते हैं। अगर आप के घर में शादी हो रही है, तो आप वहाँ पर भी अलग तरीके से पेश आते हैं। आपके लोगों के साथ मिलने का रवैया अलग होता है। आप अगर अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, एज़ अ टीचर, अगर आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, एक उस्ताद का वहाँ पर उस्ताद की तरह से पेश आ रहे हैं, तो उस्ताद और बच्चे के बीच में जो शागिर्द है उनका उनके साथ का जो रिलेशन होता है, उनके साथ का जो रिश्ता होता है, वो कैसा होगा, वो इवेंट स्कीमा के ज़रिए हमें इसकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा समाजी स्कीमा, सोशल स्कीमा में आता है कि समाज में लोगों के साथ हमारा रवैया कैसा होता है। अगर किसी ने हमारे लिए मदद किया, तो हमें उसे शुक्रिया कहना है। अगर किसी ने मेरे हमारे साथ अच्छे से हमारी मुश्किलों को आसान किया या हमारी बहुत मदद की है, तो हमें कैसे उसके लिए उसके शुक्रगुजार होना है उसके लिए, या फिर अपने से बड़ों को किस तरीके से हम उनके साथ पेश आना है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ हमें कैसे अपना जो रवैया है वो कैसे दिखाना है, या दोस्त हैं हमारे, तो उनके साथ हमारा रवैया कैसा होगा। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होगा। समाज में जब बहुत सारे लोग एक साथ आपस में बातचीत करते हैं या उनका एक इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे कुछ समाजी कानून को हमें मानना पड़ता है। जैसे कि अगर वो 4-5 लोग बात कर रहे हैं समाज में, या एक तरह का समाज हो गया, 4-5 लोग अगर एक तरह से बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम किसी एक के कान में अगर कुछ शेयर कर रहे हैं, कोई ऐसी बात कहें, तो ये समाजी बर्ताव जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बाकी सारे लोग और भी हैं, तो वो लोग उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है वो वहां पर कमजोर पड़ जाएगा। तो इस तरीके से समाज में बाकी लोगों के साथ जब हम तालमेल बिठाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वहां पर कुछ जो कानून होते हैं, कुछ उसको हमें कैसे मानना है या वहां पर किस तरीके से अपने आप को रखना है, ये समाजी स्कीमा बताएगा। इसके बाद जो बहुत खास एक स्कीमा समाजी नफ्सियात में माहिर नफ्सियात ने बताया कि खुद स्कीमा, सेल्फ स्कीमा। सेल्फ स्कीमा से मुराद ये है कि सेल्फ का मतलब तो अपना है, और स्कीमा का मतलब आपको पहले से पता है कि नक्शा है। तो अपने बारे में हमारी जो जानकारी होती है कि हम अपने बारे में हमारी जो खूबियां हैं, हमारी जो कमियां हैं, उनको हम कितना जानते हैं। हम एक जगह पर अगर टीचर के तौर पर हमने जैसे भी आपको बताया कि अगर हम उस्ताद का रोल निभा रहे हैं, तो हम वहाँ पर अपने शागिर्द के साथ अगर बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत उनके साथ इस तरह से हम पेश आते हैं ताकि उन्हें हम अच्छे तरीके से सिखा सकें। और दूसरी तरफ हम ही हैं वो कि हम अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश मिजाज और बहुत मिलनसार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो खूबी है कि एक तरफ हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, दूसरी तरफ हम बहुत मिलनसार हो जाते हैं। तो ये अपने बारे में हमारी जानकारी कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पसंद है, हमें हमारी जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है वो क्या है, हम किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो हमसे रिलेटेड है, यानी कि आप अपने आप से रिलेटेड है, जो हमारे अपने से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम सेल्फ स्कीमा है। कि अपने बारे में जो हमारी जो जानकारी होती है, अपना जो हमारा नक्शा होता है। कई एक बार ऐसा होता है कि लोगों को अपने बारे में खुद ही जानकारी नहीं होती है, और वो कभी जब किसी के ज़रिए या कभी किसी हालात के तहत ये अपने बारे में उनको कोई ऐसी जानकारी मिलती है, तो बड़े ताज्जुब
ज़दा हो जाते हैं कि अरे हमने ऐसा कर लिया, या ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी, उन्हें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, इसका इल्म ही नहीं था, क्योंकि शायद उनका जो खुद स्कीमा था वो इतना आगे नहीं बढ़ा कि उन्हें अपने बारे में सही जानकारी मिल सके। तो जो खुद स्कीमा है, सेल्फ स्कीमा है, वो हमें अपने बारे में जानकारी देता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे अंदर किस तरह की सलाहियत है, हमारी खूबियाँ क्या-क्या हैं, हमारी कमियाँ क्या-क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें पसंद होती हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें नापसंद हो सकती हैं, वगैरह-वगैरह सारी बातें, जितनी बातें वो जो हमसे जुड़ी होती हैं, वो सब इसके अंदर आती हैं। और जब हमारा खुद स्कीमा जितना डेवलप होगा, हमें अपने बारे में उतनी ही जानकारी होगी और हम अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत साफ होता है, बहुत क्लियर होता है और अपने अपने बारे में हम बहुत श्योर होते हैं, बहुत इस बात के हम इस बात के लिए हम पक्का हो जाते हैं कि ये ऐसा हम कर सकते हैं, या ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं, हम हमारे अंदर ये सारी सलाहियतें हैं, हम इन चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं या इन चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों से हमें डर लगता है, वगैरह-वगैरह बातें। यानी कि अपनी सच्चाई से हम वाकिफ़ होते हैं। इसे हम खुद स्कीमा कहते हैं। खुद स्कीमा के बाद बारी आती है एक दूसरे तरह के स्कीमा की, जिसे रोल स्कीमा कहा जाता है। रोल स्कीमा नाम से ही ये वाकिफ़ इसमें है, ये रोल से मुताल्लिक है। रोल का मतलब अलग-अलग तरह के जो हम काम करते हैं, अलग-अलग तरह के जो हम काम अंजाम देते हैं, उसका क्या किस तरह का नक्शा जो हमारे अंदर बनता है, कि अलग-अलग तरह के जो लोग हमारे समाज में हमारे आस-पास जुड़े हुए हैं या जिनसे हमारा ताल्लुक होता है या हम जिनके बिना अधूरे होते हैं, उसे हम रोल स्कीमा कहते हैं। और हमारे समाज में कई तरह के लोग हमारे इस अलग-अलग रोल स्कीमा में हमें मिल जाते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर, जैसे कि एक टीचर, एक अलग रोल है। आप एक ऑफिस में चले जाएँ, वहाँ पर जितने उसके ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, उनका अलग-अलग रोल है। आपके घर में आपके जो काम-काज में मदद करने वाली जो मेड हैं, वो उनका एक अलग रोल है। तो अलग-अलग लोगों का जो रवैया होता है और अलग-अलग लोगों के साथ हमारा जो इंटरैक्शन होता है, वो अलग-अलग, खास करके प्रोफेशन से रिलेटेड ये बातें होती हैं कि अलग-अलग तरह के जो काम होते हैं, जो प्रोफेशंस होते हैं, उसमें जो अलग-अलग तरह के जो लोग होते हैं, उनका उनके रवैये को समझना और उनके साथ इंटरैक्शन जो हमारा होता है, इसे रोल स्कीमा कहा जाता है। कि अलग-अलग रोल में, जैसे कि टीचर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, टीचर से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे। एक डॉक्टर से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने मरीज़ के साथ अच्छे से पेश आए और उसका इलाज अच्छे से करे। एक सफाई वाले से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अगर घर की सफाई करने वाला है तो वो अच्छे से अपना काम अंजाम दें, और अगर वो सरकारी है तो वो सरकार के में जितने भी तरह की सफाई वाले काम हैं उनको अच्छे से अंजाम दें। एक दोस्त की हैसियत से अगर हम किसी को अपने साथ शामिल करते हैं तो हमारी ये उम्मीद होती है कि वो हमें सहारा दे, हमारी मदद करे, हमारे वक्त पड़ने पर हमारे काम आए, वगैरह-वगैरह। तो अलग-अलग तरह के जो रोल होते हैं, जो काम होते हैं, जो हमारी ज़रूरात ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो जिन्हें अंजाम देना होता है, उनसे मुतालिक जो लोग होते हैं, उनके साथ हमारा किस तरह का इंटरैक्शन होता है, उनके साथ हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वगैरह-वगैरह बातें रोल स्कीमा के तहत आती हैं। और ये सारी चीज़ें हमें समाज में दूसरे लोगों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती हैं। यानी कि अगर हम एक टीचर, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक ऑफिसर, एक पुलिस वाले जो आदमी हैं, जो पुलिसमैन हम जिनको कह सकते हैं, उनके रोल को समझते हैं या उनके रोल के मुताबिक उनसे हम
किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, तो हम बेहतर सामाजिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम समाज में बेहतर तरीके से उन लोगों के साथ या उन लोगों के काम के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं। अलग अलग स्कीमा के अलग अलग एग्जाम के बाद अब स्कीमा का सोशल कॉग्निशन पर क्या असर पड़ता है, यानी कि स्कीमा किस तरीके से अलग अलग तरीके से अपना इफेक्ट डालता है या उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका असर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू आप लोगों के साथ करेंगे। सबसे पहली बात जो स्कीमा के साथ आती है वो आती है कि स्कीमा थ्योरी ड्रिवन है। थ्योरी ड्रिवन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें जितनी भी तरह की जो जानकारी मिलती है वो या तो हमें हमारे पहले किसी तजुर्बे की वजह से होती है या हम पहले जो हमने कुछ सीखा है उसकी वजह से होती है, और वो उन वजह से और उन तजुर्बों से या उस तरह के से जो हमारा सीखना होता है, जो हमारी समाजी जानकारी होती है, उसके बिना पर जब हम कोई काम करते हैं या हम कोई इंफॉर्मेशन कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये एक थ्योरी ड्रिवन है, यानी कि किसी न किसी तरह के थ्योरी पर ये मबनी है। और अगर पहले से कोई थ्योरी या पहले से कोई इसके बारे में अगर जानकारी नहीं होती तो शायद हम किसी तरह के स्कीमा को बनाने में कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए कहा जाता है कि स्कीमा जो है उसमें किसी न किसी थ्योरी का ही हाथ होता है। दूसरी बात है कि स्कीमा का मेमोरी पर बहुत ज्यादा असर होता है। मेमोरी पर असर होने का मतलब याददाश्त पर असर होना है, यानी कि स्कीमा जो है वो हमने आपको जैसे पहले बताया कि इसका हर एक जितनी भी चीजें जिसकी जानकारी हमें हासिल होती है या जिन चीजों की जानकारी हम बटोरते हैं अपने समाज में, अपने समाजी रवैये से या समाजी इंटरेक्शन के जरिए, तो वो सारी चीजें हमने आपको पहले ही बताई थी नाजरीन कि ये वो सारी चीजें हमारे जहन में किसी नक्शे के तौर पे जाके जमा हो जाती है। तो वहां पर जाकर के अब बहुत सारी चीजें जब हो जाती हैं तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना है और किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो याददाश्त पर यहाँ पर ये चीजें जब उसको हम याद करना चाहते हैं, अपने याददाश्त के जरिए बाहर निकालना चाहते हैं, तो वहां पर कुछ चीजें उसको हम अपने तरफ से या तो जोड़ लेते हैं या अपनी तरफ से उसको हटा लेते हैं, या उसमें कुछ हम अलग तरीके से जोड़ तोड़ करके कुछ कंस्ट्रक्शन करके उसमें कुछ और चीजें लगा करके हम एक नई चीज बना लेते हैं। या फिर ये हम दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या चीज निकालना है, यानी कि किन चीजों को याद रखना है, किन चीजों को याद नहीं रखना है, इन सब का भी फैसला हमारा जो मेमोरी है, हमारी जो याददाश्त है वो वहां पर होती है। क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारी जो याददाश्त है वो छोटी याददाश्त, बड़ी याददाश्त जो है लंबी याददाश्त, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं, तो उनमें उसके जरिए हमारी याददाश्त जो है वो काम करती है। तो जब स्कीमा के जरिए जानकारी हमारे याददाश्त में जमा हो जाती है, मेमोरी में जमा हो जाती है, तो वहां पर फिर वो वो उसी फॉर्म में बाहर नहीं निकलती हैं। वहां पर फिर हमें ये करना होता है कि किस तरह की चीजें, कुछ चीजें हम या तो वैसे ही निकाल लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, या उनमें हम कुछ जोड़ तोड़ कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने आपको एक कहानी सुनाया, मिसाल के तौर पर हम आपके साथ ये बातें बता रहे हैं कि जैसे आपको हमने एक कहानी सुनाई, तो उस कहानी को हमने जिस तरह से सुनाया, आपका जहन उसको सुन करके अपने जहन में जमा करता है। अब अगर आपको हम फिर उसी कहानी को दूसरे किसी को सुनाने के लिए कहेंगे, तो आप मेरी उस कहानी को बिल्कुल मेरी तरह ही नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आपका जहन उसमें अपनी तरफ से कुछ न कुछ जोड़ तोड़ करता है। कुछ बातें वो उसमें छोड़ देता है और कुछ बातें वो उसमें जोड़ देता है, और उसके बाद वो नई चीज जो है बात
का जो मुद्दा है भले वो वही रहता है, लेकिन जो तरीका है, जो अंदाज बयां होगा, वो बिल्कुल हमारे जैसा नहीं होगा, वो आपके जैसा होगा। और आपके जरिए जब वो कहानी जब दूसरे के जहन में जाएगी, और फिर जब दूसरे को तीसरे को ये सुनाने के लिए कहा जाएगा, तो उसका भी जो नक्शा है वो बदल जाएगा, और उसमें भी वो कुछ बातों को छोड़ देगा और कुछ बातों को जोड़ देगा। तो इस तरीके से स्कीमा जो है वो हमारी याददाश्त पर भी असर डालता है। यहाँ पर जैसे हमने बताया आपको कि किस जो बातें किसी चीज से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती हैं और जो बातें किसी चीज से ताल्लुक नहीं रखती हैं, ये दो तरह की बातें होती हैं। एक चीज है कि किसी चीज से वो जुड़ी हुई है, जो जैसे कि अगर हम आपके सामने मिसाल के तौर पर कलम का नाम लें, तो कलम का काम है लिखना, कलम का काम है आप उससे हम अलग अलग तरह के काम लिखने पढ़ने से ही ताल्लुक जो काम होता है वो उससे वाबस्ता होती है। लेकिन अगर कलम को हम पिन की तरह से इस्तेमाल करें, कलम को हम हेयर पिन की तरह से इस्तेमाल करें अगर, या उसे हम दीवार पर एक कांटे की तरह इस्तेमाल करें हम, तो ये चीजें उससे कलम के अपनी खूबी से अलग हटके होती है, यानी कि इनकंसिस्टेंट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो चीजें उनसे जुड़ी हुई होती हैं, या जो जो बातें किसी चीज से वाबस्ता होती हैं, वो बातें हमें कम याद रहती हैं, और जो बातें वाबस्ता नहीं होती हैं वो हमें ज्यादा याद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उसे समझने के लिए, उसे करने के लिए हमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है कि उसका हम क्या वो उसमें क्या क्या बातें इनकंसिस्टेंट है। तो यानी कि ये याददाश्त के सिलसिले में ये कह सकते हैं कि ये हमारी स्कीमा, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो याददाश्त है, उसको बढ़ाता है। इसके बाद जब हम हमारे जहन में किसी चीज का स्कीमा या जो नक्शा है वो जब बन जाता है, यानी हमें किसी चीज के बारे में जानकारी जो है वो मिल जाती है, वो मुकम्मल हो जाती है, और उस जानकारी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो जानकारी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जाकर के परमानेंट एक जगह बना लेती है। एक वहां पर जाकर के एक ऐसी ऐसा हालात बना लेती है वहां पर, जहाँ से उनको आसानी से चेंज या आसानी से उनमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है। तो वहां पर बहुत सारी जो जानकारियां हैं हमारी, वो हम जब सीखते हैं तो सीखने के बाद हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हमने सीखा कि सांप एक जहरीला जानवर है। अब इसे हमने जब आजमाया तो ये हमने पाया कि सांप सचमुच में जहरीला है। बहुत सारे सिनेमा में हमने देखा, बहुत सारे चिड़िया खाने में जाकर के देखा, और बहुत सारे लोगों से सुना, बहुत सारी कहानियां पढ़ी हमने इससे मुतालिक। तो हमारा जो एक नक्शा हमारे जहन में बना था सांप के बारे में, वो मजबूत हो जाता है, और फिर वो उसमें आसानी से बदलाव नहीं आता है। तो बाज दफा जब अगर हमारे सामने कोई ऐसा सांप भी आ जाता है जो कि जहरीला नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, तो हमारे सामने जब कोई ऐसा सांप आ जाए जो कि जहरीला नहीं है, तब भी हमारा जो रवैया होगा, हमारा जो रिएक्शन होगा, वो वैसा ही होगा जैसा कि एक जहरीले सांप को देखने के बाद होता है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारे जहन में जो उसका नक्शा है वो यही है कि वो एक जहरीला जानवर है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से एक बार जब हम किसी चीज के बारे में एक नक्शा बना लेते हैं और उस चीज को हम आजमा लेते हैं, तो फिर वो बातें आसानी से हटती नहीं है। वहां पर जाकर फिर ये वो एकदम मजबूती से अपनी जगह बना लेती हैं, और जिसके जरिए फिर हम अपने काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद स्कीमा पर लोगों के साथ तालमेल बिठाने का हम एक अंदाजा लगाते हैं कि किस तरह के लोगों के साथ हम किस तरह से पेश आएंगे। जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं, कुछ लोग बहुत मिलनसार होते हैं, कुछ लोग बहुत बदमिजाज होते हैं, किसी को बहुत गुस्सा आता है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें होती हैं। तो उनके पास जाने के लिए या इस तरह से अलग अलग लोगों के साथ पेश आने के लिए
हम एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे ये कहें कि किसी ऐसे लोग के पास जाना है जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो हम ये अंदाजा लगा के जाते हैं कि अब हम जाएंगे तो हमें डांट पड़ सकती है या हमें कुछ और भी सुनने को मिल सकता है। तो हम अपने जहन में ये बात लेकर के चलते हैं या लेकर के उनसे मिलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, क्योंकि जो हम अंदाजा लगाते हैं वो अंदाज जो कयास आराई हमारी होती है वो हमेशा सही नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि हम जाएं तो उनके साथ हमारा जो पहले से जो हमारी जानकारी थी वो जानकारी बिल्कुल ही गलत साबित हो, कि हमने जो सुना कि ये जो खास आदमी था वो बहुत गुस्से वाला था या बहुत बदमिजाज है, लेकिन ये तो बड़े अच्छे से पेश आया हमारे साथ और इसने हमारे साथ बहुत अच्छे से गुफ्तगू की और मेरी सारी बातों को सुना वगैरह वगैरह। तो ये जो कयास आराई हम लगा करके पहले से आए थे कि हमें ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा या हमारा जो उनके साथ जो बातचीत जो होगी हमारी वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, वो यहाँ पे गलत साबित होती है। तो यहाँ पर किस तरीके से लोगों के साथ हम जो मेलजोल करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसका हमारा स्कीमा पर क्या असर पड़ता है कि कई दफा हमें अपने कयास आराई के खिलाफ कुछ जानकारी मिलती है और कई बार हमें अपने कयास आराई के साथ की जैसे ही जानकारी मिलती है कि जैसा हमने सुना था आपको वैसा ही पाया। तो स्कीमा पर अलग अलग तरह से के लोगों के मिलने जुलने के ढंग का भी असर होता है। इसके अलावा स्कीमा जब हम किसी चीज की जानकारी हासिल करते हैं तो जैसे ही उस चीज के बारे में हम वाकिफ होते हैं, उस चीज से हम वाकिफ होते हैं, तो उस चीज से जुड़ी बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैसले भी साथ में जुड़ जाते हैं, जिसे समाजी फैसले कहते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान का नाम लिया हम, तो उस इंसान के बारे में ये होगा कि वो कैसा इंसान है, वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, उसके साथ काम करना सही रहेगा या गलत रहेगा, या उसे अपने साथ अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने लोगों के बीच में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, उसे लाना कितना ज्यादा फायदेमंद होगा या कितना ज्यादा नुकसानदेह होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी फैसले से जुड़ी हुई बातें भी सामने आती हैं किसी भी चीज से मुतालिक। अगर वो किसी भी चीज, जैसे कि अगर आप एक किताब खरीदती हैं, उस किताब के बारे में आपकी पहले से एक जानकारी होती है कि इस किताब को खरीदने से हमें नोट्स बनाने में आसानी होगी या इस किताब को खरीदने से हमारे इल्म में और इजाफा होगा। तो जब वो किताब आप उसके हाथ में आपके आता है तो फिर आपके जहन में बहुत सारे और भी सवाल आते हैं कि क्या सचमुच इसे खरीदना चाहिए, या इसको खरीदने से हमें फायदा होगा, या इसका जो दाम है वो दाम बहुत महंगा तो नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह से जुड़ी हुई बातें सामने आती हैं जिससे समाजी फैसले पर स्कीमा का असर कहते हैं। यानी कि जो फैसला हम करते हैं, जो हम जजमेंट करते हैं, उस पर भी हमारे स्कीमा का असर होता है। यानी कि पहले से जो हमारी जो जानकारी होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन पर इसका असर पड़ता है। इसके बाद स्कीमा से मुतालिक कुछ मॉडल्स समाजी नफ्सियात में माहिर नफ्सियात और अलग अलग साइंसदान ने बताया कि जो समाजी सोच की जो प्रोसेसिंग होती है, यानी समाजी सोच का जो अमल है, किस तरह से हम जो सोचते हैं उसका जो अमल है, उसके कुछ मॉडल होते हैं। कि इसमें खास तौर पर 2 मॉडल बताया गया। एक मॉडल को बताया गया द कंटिन्यूम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग का तसलसल का मॉडल। तसलसल यानी कंटिन्यूम यानी कि लगातार। तो लगातार जब हम किसी चीज को कहते हैं तो उसका कहने का मतलब आता है कि एक के बाद एक इस तरह से वो चलता है। यहाँ पर ये बात बताई गई कि हम जब अपने स्कीमा, जो हमारा स्कीमा है, यानी कि हमारे जहन में जो नक्शा होता है, वो 2 तरीके, एक उसका जो कंटिन्यूएशन होता है, उसमें जो मूवमेंट होता है वो होता है कैटेगरी बेस्ड प्रोसेसिंग से डेटा बेस्ड प्रोसेसिंग। यानी कि कैटेगरी बेस्ड प्रोसेसिंग से डेटा बेस्ड प्रोसेसिंग। कहने का मतलब ये होता है कि कैटेगरी बेस्ड में कुछ ऐसी जानकारी होती है जो कम
जो ज्यादा जो कह ले, इसको हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ज्यादा अहम नहीं होती है, या बहुत हल्की होती है। लेकिन जो डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है, उसमें जो हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होता है, ज्यादा सही जानकारी होती है। और उस सही उसमें दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि आसान से मुश्किल की तरफ, यानी कि या कहे कि नॉन सिग्निफिकेंट से सिग्निफिकेंट की तरफ, यानी कि जो चीजें हमारे लिए ज्यादा अहम नहीं है, ज्यादा ज्यादा मुतवज्जे के लायक नहीं होती हैं, उनसे हम उस तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे लिए ज्यादा अहम होती हैं या ज्यादा जिनमें तवज्जो की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये चीज है कि जो डेटा बेस्ड प्रोसेसिंग है वो ज्यादा खास होता है, और हम कैटेगरी से डेटा बेस्ड की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि जो तसलसल का मॉडल है वो ये बताता है कि कम से ज्यादा की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ, खास से आसान से खास की तरफ हम जो है वो बढ़ते हैं। इस तरह की सोच को या इस तरह की प्रोसेसिंग को कंटिन्यूअम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसमें कैटेगरी बेस्ड प्रोसेसिंग में आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग क्वालिटीज हैं कैटेगरी बेस्ड प्रोसेसिंग में, और डेटा बेस्ड प्रोसेसिंग की अलग अलग क्वालिटीज हैं। जैसे कि कैटेगरी बेस्ड में बहुत तेज है, बहुत ज्यादा काबिल है, ऑटोमेटिक है, और इसमें है कि डेटा बेस्ड में धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके, बहुत अटेंशन दे करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें डेटाबेस में शामिल होती है। तो यानी कि कैटेगरी बेस्ड में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हल्की फुल्की हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं, और डेटा बेस्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा मजबूत होती है, ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल प्रोसेसिंग। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेसिंग है वो है कि ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल। ऑटोमेटिक का मतलब होता है जो खुद से होता है, ऑटोमेटिक, और जो कंट्रोल का मतलब होता है कि जिससे हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जिस पर हमारा कंट्रोल होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सोच, ऐसा ऐसा ऐसे स्कीमा या ऐसा नक्शा जिस पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ये कहें, अगर हम ये कहें कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी जब हम चलाते हैं तो गाड़ी चलाने का जो पावर होता है, जो सलाहियत होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो कंट्रोल है। क्योंकि जब हम चाबी डालेंगे तब गाड़ी चलाना शुरू हो गए, जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। तो अगर हम नहीं घुमाएंगे तो वो नहीं चलेगी। इस तरीके से और कंट्रोल में क्या होता है कि जो प्रोसेस है उसमें कैटेगरी बेस्ड वाली प्रोसेस आती है, और ऑटोमेटिक में क्या होता है कि चीजें बहुत जल्दी से, आसानी से अपने आप हो जाती हैं, जिसे ऑटोमेटिक कहा जाता है। स्कीमा के बाद अब एक दूसरा जो सोशल कॉग्निशन में एक कॉन्सेप्ट है या एक बहुत खास लफ्ज है, वो है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है कि जब हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन, हमारे आसपास के जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे जहन में जमा हो जाते हैं, और हर तरह की जानकारी से हम लबालब हो जाते हैं, जिसको ये कहते हैं कि एकदम लबरेज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम सारी जानकारी का इस्तेमाल एक वक्त में नहीं कर सकते, या सारी जानकारियों को हम वहां पर किसी काम के सिलसिले में उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सबसे पहले, और किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए या किसी भी चीज के फैसले के लिए जो सबसे पहले जो बात हमारे जहन में आती है, ये जो सबसे आसानी से जो बात हमारे जहन में आ जाती है, उसे हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ह्यूरिस्टिक में इसके बहुत सारे अक़साम माहिर नफ्सियात ने बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी फैसले से हमको गुजरना होता है, तो जो सबसे पहले जो चीज हमारे सामने मौजूद होती है, हमारा जहन तुरंत उसकी तरफ जाता है और हम उसी से मुतालिक जो है वो फैसला करते हैं। और इसके बाद दूसरा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक है। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक में आती वो ऐसी बातें आती है कि इसका मतलब जैसे कि रिप्रेजेंट करना। तो जैसे बहुत सारे बच्चों का ग्रुप आ रहा है या स्टूडेंट्स का ग्रुप आ रहा है, ये हम कहें
और उसमें एक लड़का व्हाइट कोट पहनकर आ रहा है, तो व्हाइट कोट वाले लड़के को देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़का जरूर मेडिकल कॉलेज का है या किसी साइंस लैब से ये लड़का निकल करके आ रहा है, तभी इसने ये व्हाइट कोट पहना हुआ है। इसी तरीके इसका मतलब कि उस ग्रुप में जो बाकी बच्चे जो आम कपड़ों में थे और एक बच्चा जो व्हाइट सफेद कोट में आपके सामने आपको दिख जाता है, तो आप उसे देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बच्चा जरूर किसी न किसी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हो सकता है या किसी साइंस लैब में वो अभी अभी कोई प्रैक्टिकल वगैरह करके आ रहा है। सच्चाई इसके अलग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उसका ये सफेद कोट पहनना उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक अलग ग्रुप से ताल्लुक रखता है, यानी कि वो मेडिकल कॉलेज के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरा जो हो गया ये एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक हो गया। तीसरा ह्यूरिस्टिक आता है, तो ह्यूरिस्टिक को देखिए यहाँ पे हमने हर स्लाइड में आपके सामने रखा हुआ है, मेंटल शॉर्टकट लिखा हुआ है, यानी कि जहनी तौर पर जो आसानी से या आसान तरीके से हमें जिस बात की जानकारी मिलती है उसे हम मेंटल शॉर्टकट कहते हैं। जो तीसरा किस्म है वो किस्म है एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि हम उस चीज से मुतालिक उसके आसपास से मिलते जुलते चीजों से मुतालिक चीजों की जानकारी को इस्तेमाल करते हैं और उस जानकारी को उसमें हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर दो भाई हैं, मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पर कि दो भाई हैं जिनमें से एक से आपकी अच्छी दोस्ती है और आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं। अगर आपसे दूसरे के बारे में पूछा जाता है तो दूसरे के बारे में आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले वाले की जो जानकारी हमारे पास है, यानी कि उस पहले वाले भाई के बारे में जो जानकारी है उस जानकारी को हम उसका इस्तेमाल करते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि चूंकि वो उसका भाई है इसलिए ये बातें उसके अंदर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम एंकरिंग और एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक कहते हैं कि यहाँ पर हमें जिस चीज की जानकारी है उस जानकारी को हम उस चीज की जानकारी में जोड़ करके उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक दूसरा मिसाल पेश करेंगे कि दिल्ली एक ऐसी दिल्ली के बारे में अगर हम ये पूछें या आपको बताएं कि दिल्ली की जनसंख्या या पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, तो वो आबादी जो है दिल्ली की आबादी के बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दिल्ली से सटे अगर चंडीगढ़ के बारे में, हरियाणा के बारे में अगर जानकारी है तो वो हम उस जानकारी को दिल्ली की जानकारी के साथ कुछ जोड़ करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की जो आबादी है इस तरह की हो सकती है। इसे एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। अब अलग अलग तरह के ह्यूरिस्टिक यानी कि मेंटल शॉर्टकट्स के बारे में जब जानकारी हमें मिल जाती है तो ये बात साफ हो जाती है कि किस तरीके से हमारा जहन कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करता है जिससे कि हमें हमारे जहन में जो बहुत सारी जानकारियां हैं उन जानकारियों को हम अपने किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि सोशल कॉग्निशन में अहम रोल अदा करती हैं। इसमें सबसे खास बात है कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, कुछ ऐसी गलतियों के जराए हैं जो हमारे सोशल कॉग्निशन पर, समाजी इल्म पर असर डालती हैं। तो इन गलतियों के जरिए भी हमारा सोशल कॉग्निशन जो है वो मुतासिर होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे इल्मी तजुर्बाती खुद नजरिया, यानी कि कॉग्निटिव एक्सपीरियंशियल सेल्फ थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी ऐसे हालात से गुजरते हैं जो हालात हमारे लिए
या तो खुशगवार हो सकते हैं या नाजेबा हो सकते हैं। तो अगर खुशगवार होते हैं तो हम बार बार उसी तरह से वो काम करना चाहेंगे कि हमें उसका जो नतीजा है वो खुशगवार मिले, और अगर नाजेबा है तो हम उस तरह के काम को करना ही नहीं चाहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दिन ऐसी गली से जाएं जहां आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो नतीजे के तौर पर ये होता है कि अगले दिन से हम उस गली से जाना ही छोड़ देते हैं कि इस गली से जाने से हमारा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए हम दोबारा उस गली में नहीं जा सकते हैं। या किसी खास कलम का इस्तेमाल करके आपने कोई इम्तिहान दिया और उस इम्तिहान में आप बड़े आसानी से अच्छे नंबरों से पास कर गए, तो आप क्या करते हैं कि आप उस कलम को खास बना लेते हैं, और अब जब भी किसी तरह के इम्तिहान देने के लिए या कोई खास काम करने के लिए अगर आप जा रहे होते हैं, तो जरूरी तौर पर उसी कलम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको ये भरोसा होता है कि इस कलम का इस्तेमाल करने से इसका नतीजा हमेशा अच्छा होता है। इसलिए इसको कॉग्निटिव इम्परेशन कहा गया। दूसरा है डीलिंग विद इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हमारा जो जहन है वो कंसिस्टेंट चीजों से ज्यादा इनकंसिस्टेंट चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि ज्यादा अटेंशन देता है उन चीजों पर, क्योंकि हमें उसके बारे में जानने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए वो चीजें जो इनकंसिस्टेंट है वो चीजें हमारे जहन में ज्यादा अच्छी जगह बनाती हैं, ज्यादा उनका निशान जो है वो देर तक याद रहता है, और उन कंसिस्टेंट चीजें के मुकाबले जो इनकंसिस्टेंट बातें हैं या इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमारे जहन में एक अपनी खास जगह बनाती है। इसके अलावा है नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस में क्या होता है कि हम पॉजिटिव चीजों को छोड़ करके नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि पॉजिटिविटी, जैसा कि अभी आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर गुड यानी कि अच्छा पॉजिटिव है, और बैड यानी कि बुरा। तो गुड बहुत सारा आप ये देख रहे हैं कि जो गोला है वो गुड का गोला बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बुरा हमें बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, कि एक जो खराबी है वो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। देखिए आप अपने स्लाइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए वो उस बुराई को ढूंढ करके देख रहा है कि इसमें खराब क्या है। जो बहुत सारी अच्छाइयां हैं वो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन जो खराबी है वो नजर आती है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी बायस में क्या होता है कि जो अच्छाइयां होती हैं वो नजर नहीं आती हैं, और बुराइयों की तरफ ध्यान जल्दी जाता है या ज्यादा जाता है। उसके बाद है प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी का से मुराद ये है कि जब हम किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए कोई प्लान करते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, तो हम उस काम को कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारी बातें हम सोचते हैं, लेकिन हम कितने वक्त में उसका वक्फा क्या होगा ये तय नहीं कर पाते हैं। यानी कि कितने ड्यूरेशन में वो काम खत्म होगा ये नहीं करते हैं, और जब हम उसे करने के लिए बैठते हैं तो नतीजा ये होता है कि वो काम अपने सही टाइम पर नहीं होता है। मिसाल के तौर पर ये मान लीजिए कि आप तय करते हैं कि हम आज एक नोट्स बना लेंगे, लेकिन हम एक नोट्स बनाने के लिए हमें 2 घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए, वो कितना वक्त लगेगा ये हम तय नहीं करते हैं। सिर्फ हम ये तय करते हैं कि ये नोट्स आज बन जाएगा। तो नतीजा ये होता है कि पूरा दिन भी निकल जाए तो शायद वो नोट्स तैयार नहीं होता है। तो इसे हम प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। यानी कि काम जब हम करते हैं तो हम कैसे करेंगे ये तो अंदाजा लगाते हैं, लेकिन कितने वक्फे में करेंगे इसका अंदाजा हमें नहीं होता है। इसके अलावा है कि कॉस्ट ऑफ थिंकिंग टू मच। अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, तो उस चीज का असर जो है, उस चीज के बारे में जो हमारी जो जानकारी होती है या हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो सही नहीं हो पाता है, और हम उससे थोड़ा अलग, यानी कि चूंकि बहुत ज्यादा सोच लिया हमने, इसलिए हमें उसकी जो सही जानकारी होनी चाहिए थी वो जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए एक तजुर्बा किया गया कि 2
अलग अलग ग्रुप बनाया गया और एक ग्रुप को दिखाया गया कि जो स्ट्रॉबेरी जो एक फल होता है वो स्ट्रॉबेरी का जाम उसके उसके जाम को रेट करने के लिए बताया कि मैंने कि वो कैसा है। तो एक ग्रुप ने उस पर बहुत ज्यादा सोचा तो और दूसरे ग्रुप ने उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया। तो नतीजा ये हुआ कि जिस ग्रुप ने ज्यादा नहीं सोचा था उनका जो रेटिंग था वो ज्यादा अच्छा हुआ और जिन्होंने बहुत ज्यादा सोचा उनकी जो रेटिंग है वो इससे काफी कम हुई। तो यानी कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा जो स्कीमा होता है वो थोड़ा अफेक्टेड हो जाता है और हमें उसकी जो सही इंफॉर्मेशन है जो सही जानकारी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में क्या होता है कि जो चीजें हो गई हम उनके बारे में सोचते हैं या हम उनके बारे में जो जिस तरह से चीजें हुई उनके बारे में उनका उलट सोचते हैं। या जैसे इसमें ये चीज होती है कि अगर हमने ऐसा किया होता तो अगर जैसे क्रिकेट मैच खत्म हो गया और हम उस क्रिकेट मैच में शामिल होते तो कैसा होता या उसमें उस वाले प्लेयर को रखा जाता तो कैसा होता। इस तरह की जो सोच होती है जिससे कि आप वो जो स्कीमा होता है वो उस पर थोड़ा फर्क पड़ता है कि जो चीजें हो गई उसके बारे में अगर हम ये अंदाजा लगाए कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, इसे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहा जाता है। इसके बाद है जादुई सोच। जादुई सोच में दो बातें हैं। जादुई सोच मैजिकल थिंकिंग यानी कि इरैशनल अजम्पशन यानी कि जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो, ऐसा ऐसा मानना या ऐसी सोच जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो। ये दो बातों पर डिपेंड करती है। इसमें एक है लॉ ऑफ कंटेजियन और दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे की जो जो खूबियां हैं, एक दूसरे की जो क्वालिटीज है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो एक दूसरे में को वो उनकी तरफ वो बदलती हैं, देती हैं, उनको ट्रांसफर होती हैं उनमें। और लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में क्या होता है कि एक जैसे जो लोग होते हैं वो एक जैसी चीजों के साथ उनका जो रवैया होता है वो भी एक ही जैसा होता है। तो लॉ ऑफ कंटेजियन में क्या होता है कि जैसे कि अगर किसी बीमार ऐसे मरीज की चादर है, ऐसे मरीज के कई कपड़े हैं जो कि जिन्हें हम छूत मान सकते हैं या जिनसे मान सकते हैं कि उनके सटने से या उनके छू जाने से हमें भी वो बीमारी हो सकती है। तो उसे उस चादर को या उस कपड़े को अगर हम कई बार साफ भी कर दें तब भी चूंकि उस इंसान ने उसका इस्तेमाल किया है हम उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में ये होता है कि जैसे अगर एक तरह की अजीब सी चीज है तो उस तरह की अजीब सी चीज के साथ पूरे ग्रुप का पूरे जितने भी उस चीज से वाबस्ता जो लोग हैं उनका जो रिएक्शन होता है वो एक ही जैसा होता है। इसीलिए इसे मैजिकल थिंकिंग कहते हैं क्योंकि वो सब उसे अवॉइड करते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं। इसी के साथ नाजरीन अब आपसे हम अलविदा चाहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले क्लास में इंशाअल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।